ओके गाइस, अब जो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे दैट इज हिंदी। ठीक है, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे दैट इज फ्रॉम 91 टू 120। लैंग्वेज 1 जिन्होंने हिंदी लिया था। पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्ति की श्रेणी में पहुंचे। जेम्स वॉट, मैडम क्यूरी, एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी भी है। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। यहाँ पे पूछा है समय नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग करने वालों को, समय व्यर्थ गंवाने वालों को, समय का महत्व जानने वालों को, समय को समय देने वालों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो लोग समय को व्यर्थ गंवा देते हैं, समय उनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि वो प्रसिद्ध वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, वे समय के पाबंद थे, वे अच्छे वक्ता थे। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था वो समय के पाबंद थे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भाग्य निर्माण की जो बुनियाद है वो भाग्य विधाता है, समय का सदुपयोग है, समय की बर्बादी है और असमय कार्य करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर समय का सदुपयोग। आपके भाग्य का निर्माण जो होता है जब आप समय का सही तरीके से सदुपयोग करते हैं तभी उसका निर्माण होता है। अगर मान लीजिए अभी आपका एग्जाम चल रहा है, आप अभी ना पढ़ के बाद में पढ़े तो उसका क्या मतलब है। पढ़ना तो आपको अभी पड़ेगा ना। नेक्स्ट है 94। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। व्यक्ति की सफलता पैसों पर निर्भर करती है, ना कि समय पर। व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों और समय दोनों पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसा व समय दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। समय का अधिक हिसाब रखना मतलब समय का आपको एक पाबंदी जो होती है, एक टाइम टेबल जो होता है वो रखना होगा। पैसे की बजाय हमें समय को ज़्यादा टाइम देना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। असमय कार्य करने वाले भाग्यशाली बन जाते हैं, भाग्यहीन बन जाते हैं, कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं, साहसी और निरुद्यमी बन जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो लोग असमय कार्य करते हैं वो कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। सदुपयोग जो है उसका सही संधि विच्छेद है। सदु प्लस उपयोग, सदु प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सद प्लस उपयोग। ठीक है, सद प्लस उपयोग मिलके क्या बनाएगा, ये आधा द और उ मिलके सदुपयोग। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है ढेर सारी धन संपत्ति, ढेर सारा समय, समय का ठीक से उपयोग, केवल समय को ही महत्व देना। जब आप समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आपको जीवन जीने का ढंग आ जाता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, ई, इक, इत और आ। तो क्या होता है, समय प्लस इक अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका सामयिक, क्योंकि जिस वर्ड में एक प्रत्यय पीछे लग जाता है आगे वाला जो है उसमें एक मात्रा एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सामयिक। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द है जेम्स वॉट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी और व्यक्ति। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यक्ति। ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और जबकि ऊपर वाले जो है वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीचे दिए हुए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। जहां मन निर्भय हो और मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहां विश्व को बांटा ना गया हो, संकीर्ण दीवारों से जहां शब्द निकलते हो, सत्य की गहराई में जहां बिना थके कार्यशील बाहें उठती ही निर्माण की ऊंचाइयां छूने हो, जहां तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, मृतपाय आदतों के सूखे रेगिस्तान में ओ पिता मेरे देश को जागृत करो। जागृत को जरूर जागृत करो, कविता में जागृत करने से जो तात्पर्य है वो क्या है।
जगाना, उन्नयन करना, चेतना भरना और जागरण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, चेतना भरना। ठीक है, जगाना मतलब आपको देश के लोगों को एक्टिव करना है। कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? संकीर्ण दीवारों को, निर्भय होने को, स्वाभिमान को और अखंडता को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, निर्भय होना बताया गया है, स्वाभिमान को इंपॉर्टेंस दी है और अखंडता को इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन संकीर्ण दीवार मेंशन नहीं है। कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे लिखना चाहिए, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए और व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, कविता के अनुसार किसी भी इंसान को बोलने से पहले उसे सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। ठीक है, आप मुंह से अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसे पहले परख कर देखिए। एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? धर्म पथ पर अग्रसर होना, अग्निपथ पर अग्रसर होना, सदैव प्रथम आना और तर्क से काट करना। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आप धर्म पथ पर जो है वो अग्रसर हों। अग्निपथ पर अग्रसर होना नहीं, सदैव प्रथम नहीं, तर्क से काट करना नहीं, बल्कि जब आप धर्म पथ पर अग्रसर होते हैं तो आपका विकास अपने आप होता चला जाता है। शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा? जिस भी शब्द में पीछे एक प्रत्यय लगेगा तो आगे वाला जो वर्ड होता है उसमें क्या होगा? एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, एक मात्रा एक्स्ट्रा। ये क्या हो जाएगा? आपका शाब्दिक। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निर्भय शब्द में मूल शब्द है निर, निर्भय और अभय। तो भय इसमें मूल शब्द है और निर इसमें क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो निर्भय जो है निर उपसर्ग है ये वाला और भय जो है इसमें मूल शब्द है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पूछा क्या है? मूल शब्द। निम्नलिखित में से बुनियादी पठन कौशल नहीं है? डिकोडिंग, शब्द की पहचान, रूप विज्ञान और पठन शब्द भंडार। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो बुनियादी पठन कौशल है मतलब जो रीडिंग स्किल है उसका एक बेस नहीं है। डिकोडिंग, ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो आपने इसको डिकोड ही तो किया है, समझा है ना इसको। शब्द की पहचान, हर एक वर्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग है। पठन शब्द भंडार, डिक्शनरी जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है आप उतना ही ज़्यादा वोकैब पे ध्यान दे पाते हैं, लेकिन रूप विज्ञान का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वो किस चीज का अनुगमन कर रही है? स्वयं करो रणनीति, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, करके सीखना उपागम और कहानी कथन पद्धति। ठीक है, इसमें बेसिकली बोला क्या है? कोई टीचर है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शुरू का जो साल होता है, शुरुआती जो वर्ष है उनमें नियंत्रण और प्रोत्साहन, ठीक है, उसके रूप में अपनी खुद की भाषा जो अर्जित है उसको करने के योग्य बना रही है। तो उसके अनुरूप उनको बच्चों को बोल रही है कि उसी लैंग्वेज के अनुरूप व्यवहार करो। तो वो किस चीज का अनुगमन कर रही है? दैट इज योर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टीपीआर जो होता है इसमें बच्चा जो होता है फिजिकली चीजों को करता है। ठीक है, अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बना रही है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने को बोल रही है। व्यवहार का क्या कर रही है? अनुरूपण। ठीक है, तो ये क्या होगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या है? वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना और पाठ्य वस्तु का निर्वचन। ठीक है, जब आप रीड कर रहे हो तो उसमें विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय इन सबको आप खोज के निकाल रहे हो। तो बेसिकली ये क्या चीज कर रहे हैं हम? ये होता है आपका स्थानीय अवबोधन। ठीक है, जो लोकल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए हम वहां का नाम निकालते हैं, तारीख निकालते हैं और समय निकालते हैं। दैट इज योर लोकल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, यहाँ पे पूछा है एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे किस चीज का अभ्यास कर रही है? विस्तृत पठन, गहन पठन, जिक्सॉ और साथी पठन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर विस्तृत पठन, जिसे हम बोलते हैं स्किमिंग। इसमें क्या होता है? बच्चा बहुत जल्दी जल्दी जहां पर आनंद के लिए पठन होगा वो क्या होगा? आपका स्किमिंग यानी कि विस्तृत पठन। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, पढ़ने का आनंद लेने। और कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेहतर समझ के लिए एक लंबा लेख पढ़ने को कहती है। जब कोई चीज़ बहुत लंबी लिखी हुई होती है तो हम उसको बहुत सरसरी निगाह से देखते हैं, और जो गहन पठन होता है उसको हम स्कैनिंग बोलते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ को खोजने के लिए जब आप बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जिक्सो जो होता है वो पहेली होती है। साथी पठन आपका पीयर ट्यूरिंग होता है, जहाँ पे एक बच्चे की मदद से दूसरा बच्चा आगे बढ़ता है। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है, जो अपने वास्तविक जीवन में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जब आपको किसी भी बच्चे को नए वर्ड सिखाने हैं और आप क्या यूज कर रहे हैं, रियलिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो रियलिया यूज करते वक्त आपको उस वर्ड और वस्तु के बीच संबंध बताना होगा। जैसे मान लीजिए आम है, ठीक है, आप क्लास में आम लेके चले गए, ठीक है, तो आपको आम और जो आपने वर्ड लिखा है इनके बीच में संबंध जोड़ना होगा, जो वो बच्चा अपने वास्तविक जीवन में देखता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं? वाक उदीयमान, मूक, प्रारंभिक उत्पादन और उदीयमान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो साइलेंस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो चीज़ों को एनालाइज करता है। जब आप किसी भी स्टूडेंट को नई भाषा सिखाएंगे तो वो उसे बोल नहीं रहा है, तो उस अवधि को हम क्या बोलेंगे? मूक। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चा जो है उस चीज़ को एनालाइज करके सीखने की कोशिश कर रहा है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, यहाँ पे बोला है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि बच्चों को रटवाना नहीं है। पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। यहाँ क्या आ गया? केवल। और पाठ्य पुस्तक में से ही सिर्फ प्रश्न लेके आप बच्चे का नहीं मालूम कर सकते। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा, नहीं। पाठ्य वस्तु के साथ साथ दूसरे जो रिसोर्स हैं उनको भी वो यूज करेगा। ठीक है, जो प्रभावी भाषा शिक्षक होगा वो सिर्फ सिलेबस के भरोसे नहीं रहेगा, वो दूसरे रिसोर्सेज को भी यूज करेगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्य को एक फोल्डर में रखते हैं, बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? ऑब्वियसली इसे हम बोलेंगे पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, ये बच्चे का पूरे साल का जो परफॉर्मा होता है, ठीक है, पूरे साल बच्चे ने क्या किया है उसको हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, और बच्चे को जहाँ जहाँ जरूरत होती है आप क्या करते हैं, वहाँ वहाँ उसकी मदद करते हैं। जहाँ जहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी वहाँ वहाँ उसको इम्प्रूव करेंगे। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसमें बच्चे का निदान किया जाता है, यानी कि बच्चे को मालूम किया जाता है कहाँ का बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद क्या देते हैं? उपचारात्मक परीक्षण। योगात्मक आकलन जो होता है दिस इज योर समेटिव असेसमेंट। ये होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपने जो पूरे साल पढ़ा है उसको जांचने के लिए जो आपका ईयर एंड में एग्जाम होता है दैट इज योर योगात्मक आकलन। सो यहाँ क्या होगा? पोर्टफोलियो इज द करेक्ट। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? ठीक है, जहाँ पे आप बच्चे की जो मदर टंग है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको बिना किसी मदर टंग की हेल्प के डायरेक्ट सॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, और जहाँ मातृभाषा यूज होती है वो होता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश में आजकल जो पेपर आते हैं दैट इज योर बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अधोगामी उपागम होता है जहां बच्चे को पहले से ही प्रीवियस नॉलेज होती है, तो शिक्षार्थी जो है
भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करेगा, बिल्कुल सही बात है। जब वो नया वर्ड सुनेगा या नया वर्ड पढ़ेगा तो उसको अनुमान लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको पहले से उस चीज की नॉलेज है। शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करता है और फिर अक्षर पर आता है, बिल्कुल सही बात है। वो सबसे पहले या तो पोयम पढ़ेगा या स्टोरी पढ़ेगा और फिर कहाँ जाएगा? लेटर्स पर। लेकिन एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझे, ये चीज गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। उपचारात्मक शिक्षण है विद्यार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना और नई भाषा गतिविधि से परिचय करवाना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपका लर्निंग गैप होता है उसको फिल करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। ठीक है, पहले डायग्नोस्टिक होता है टेस्ट, जिसमें ये मालूम किया जाता है कि बच्चे को कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ वो लैक कर रहा है। फिर सीखने में जो बच्चे का गैप आता है उसको फिल करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने, अक्षर, शब्दों और संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया और डिसप्रेक्सिया। जहाँ पे आप अक्षर, शब्द और संकेतों को समझ नहीं पाते हैं वो होता है आपका डिसलेक्सिया। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डिस्कैलकुलिया में मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, वो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देता है। डिस्फेजिया आपका भाषा संबंधी विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया आपका स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे बच्चा जूते के फीते नहीं बांध पाता है, खाना नहीं खा पाता है, लिख नहीं पाता है, तो ये बहुत सीवियर डिजीज होती है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। कक्षा में कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? ठीक है, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर, कक्षा के प्रदत्त कार्य, परिवेश में साइन बोर्ड, प्लेकार्ड, लेबल एंड रैपर्स, कक्षा पुस्तकालय की अलमारी में रखी पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, आपने देखा होगा छोटे छोटे से प्लेकार्ड टंगे रहते हैं बच्चों के द्वारा बनाए गए, या पोस्टर्स लगे रहते हैं, अनार आम वाला लगा रहता है। तो जब अलग अलग चार्ट को आप पोस्टर्स को यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रिंट समृद्ध परिवेश। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय आए हैं, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और विद्यालय में पहली बार जो है वो भाषा सीख रहे हैं। तो प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षार्थी हैं जो परिवार में सबसे पहले विद्यालय आए हैं, उन्हें हम प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी बोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हिंदी के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।